उस साल हमारे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और हमारी कंपनी पूरी तरह से बैंकरप्सी की कगार पर खड़ी थी। मेरी बहन पूरी तरह से टूट चुकी थी। ठीक उस वक्त जब उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, मैंने उसे सारे रिश्ते हमेशा के लिए तोड़ लिए। 5 साल बीत गए। इन 5 सालों में मेरी बहन ने दिन रात एक कर दिया और आखिरकार उसकी कंपनी पब्लिक हो गई। उसने कामयाबी के उस शिखर को छू लिया जहां पहुंचना हर किसी का सपना होता है। वो बन गई प्रेसिडेंट वेंस, एक ऐसी इंसान जिसे हर कोई एडमायर करता था, जिसे हर कोई ऊपर देखता था। एक बहुत बड़े इंटरव्यू के दौरान एक रिपोर्टर ने उससे एक ऐसा सवाल पूछा जिसने वहां मौजूद हर इंसान का अटेंशन खींच लिया। रिपोर्टर ने पूछा, इतने सालों की इस मुश्किल जर्नी के बाद आप सबसे ज्यादा किसके लिए ग्रेटफुल हैं? सवाल सुनते ही मेरी बहन की आंखें एकदम ठंडी हो गईं और उसकी आवाज से जैसे सार्काज्म टपकने लगा। उसने बहुत ही रूखेपन से जवाब दिया, मेरा छोटा भाई जिसने मुझे पैसों के लिए अकेला छोड़ दिया। रिपोर्टर रुका नहीं, उसने आगे प्रेस करते हुए पूछा, तो अब वो कैसा है? इस इंटरव्यू के बाद पूरे देश में प्रेसिडेंट वेंस के छोटे भाई की एक नेशन वाइड सर्च शुरू हो गई। 10 मिलियन का भारी भरकम रिवॉर्ड रखा गया, लेकिन किसी को भी मेरा कोई सुराग नहीं मिला। उन्हें अगर कुछ मिला तो वो थी मेरी छोड़ी हुई एक डायरी। जब रिपोर्टर ने वो डायरी मेरी बहन के हाथों में दी तो वो अपनी जगह पर पूरी तरह से जम गई। डायरी को पकड़ते हुए उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे, लेकिन ठीक अगले ही सेकंड उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह बदल गए और उसने उस डायरी को सीधा कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। उसने कड़कती हुई आवाज में कहा, क्या ये नेट की कोई नई ट्रिक है या तुम लोगों ने अपनी टीवी रेटिंग्स बढ़ाने के लिए ये सब फेक स्टोरी गढ़ी है? रिपोर्टर ने नाम में अपना सिर हिलाया और बहुत ही केयरफुली उस डायरी को कचरे से वापस उठा लिया। उसने गहरी सांस ली और कहा, ये सच में वही डायरी है जो आपके भाई ने मरने से पहले छोड़ी थी और जहां तक उनकी बॉडी की बात है उसे ऑलरेडी क्रीमेट किया जा चुका है, क्योंकि उनकी बॉडी क्लेम करने कोई नहीं आया था। तो क्रीमेटोरियम ने ही रूल्स के हिसाब से सब हैंडल कर लिया। रिपोर्टर अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि मेरी बहन गुस्से से अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई। उसकी आंखों में नफरत साफ दिख रही थी। ये मत सोचना कि मैं उसे माफ करूंगी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इस तरह का ड्रामा कर रहा है। जाकर नेट से कह दो कि अब मेरा एक नया भाई है और मेरे लिए अब वो कुछ भी नहीं है। अगर वो मर भी गया है तो भी मुझे कोई परवाह नहीं। रिपोर्टर ने उसे बहुत ही ऑकवर्ड तरीके से देखा और पूछा, तो फिर हमें इस डायरी का क्या करना चाहिए? वेनेसा ने बहुत ही ठंडी और चुभने वाली हंसी और कहा, जाओ इसे पढ़ो, मैं भी देखना चाहती हूं कि वो इस पूरी सिचुएशन को कैसे स्पिन करने का प्लान कर रहा है। फिर रिपोर्टर ने मेरी डायरी का पहला पन्ना खोला और पढ़ना शुरू किया। हेलो मिस्टर डायरी, आज से प्लीज मेरा अच्छे से ख्याल रखना। मुझे लगता है कि अब सिर्फ तुम ही हो जो मेरे साथ बच्चे हो। मैं तुम्हें अपना एक सीक्रेट बताता हूं। आज जब मैं अपने पेरेंट्स के दिए हुए सारे महंगे गिफ्ट्स लेकर घर से निकलने की कोशिश कर रहा था तो मेरी बहन ने मुझे पकड़ लिया। मैं सच में उसका सामना नहीं करना चाहता था। मैं बस बिना कोई आवाज किए उस घर से हमेशा के लिए निकल जाना चाहता था, लेकिन वो बहुत अनोइंग थी। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और मुझे जाने नहीं दिया। वो फूट-फूट कर रो रही थी कि मैं ही उसका इकलौता परिवार हूं जो अब इस दुनिया में बचा है। एक पल के लिए मेरा दिल भी पूरी तरह से हिल गया था, लेकिन आखिरकार मैंने उसे बहुत ही कोल्ड और रूड तरीके से देखा। मैंने उसे कहा, अब जब कंपनी पूरी तरह से डूब चुकी है तो क्या तुम अभी भी मुझे वो मोटरसाइकिल मॉडल्स खरीद कर दे सकती हो जो मुझे पसंद है? मैं पागलों की तरह पैसे खर्च करता हूं। क्या तुम्हारी इतनी औकात भी है कि तुम मुझे पाल सको? तुम्हारे साथ रहकर हर दिन एक पैसे के लिए तरसने से तो अच्छा है कि मैं जाकर किसी अमीर औरत को ढूंढ लूं जो मुझे खुशी-खुशी अपने पास रख ले। और वैसे भी मैं ऑलरेडी एक ऐसी औरत को जानता हूं। मेरी बातें सुनकर मेरी बहन और भी ज्यादा एंजाइटी में आ गई। उसने मुझसे डिमांड की कि मैं बताऊं वो इंसान कौन है और उसने मुझे वार्न किया कि मैं किसी के धोखे में ना आऊं। उसने मुझे प्रॉमिस किया कि वो आज से और भी ज्यादा हार्ड वर्क करेगी, बहुत सारे पैसे कमाएगी और मुझे फिर से वही पैम्पर्ड यंग मास्टर वाली लाइफ देगी जो मैं हमेशा से जीता आया था। लेकिन गेस करो मैंने उसे क्या कहा? मैंने कहा, मैं खुशी-खुशी बेवकूफ बनने के लिए तैयार हूं। तुम्हें इससे क्या मतलब? अगर तुम्हारे पास मुझे सपोर्ट करने की एबिलिटी और पैसे होते तो मैं अभी भी तुम्हारा अच्छा छोटा भाई बनकर रहता और घर भी वापस आ जाता। लेकिन तुम्हारे पास वो पैसे कभी नहीं आने वाले। मेरी बहन हमेशा से बहुत प्राउड थी, लेकिन सिर्फ मुझे रोकने के लिए वो सच में मेरे सामने घुटनों पर बैठ गई। काफी पथेटिक था ना? मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया और अपनी आंखों के कोने में आंसुओं को पोंछ लिया इससे पहले कि वो उन्हें देख पाती। मैंने उसे थप्पड़ भी मारा और चिल्लाकर कहा कि मुझसे चिपकना बंद करो, मेरा फ्यूचर बर्बाद करना बंद करो। और मैं यहां तक चला गया कि मैंने उससे कहा कि मैं उससे हमेशा के लिए अपने सारे रिश्ते तोड़ना चाहता हूं। उस थप्पड़ ने उसे पूरी तरह से सुन कर दिया था। वो जहां खड़ी थी वहीं जम गई और बस मुझे अपना सूटकेस खींचकर दूर ले जाते हुए देखती रही। आई एम सॉरी सिस, तुम्हें बहुत दर्द हुआ होगा ना? ये पहला पेज खत्म करने के बाद रिपोर्टर ने बहुत ही गहरी सांस ली। उसने कभी नहीं सोचा था कि सीईओ वेंस अपने छोटे भाई पर इतना ज्यादा डिपेंड करती थी। लेकिन जब कैमरा मेरी बहन की तरफ घुमा तो उसके चेहरे पर इमोशंस का एक भी निशान नहीं था। वो अभी भी बर्फ की तरह ठंडी थी। उसने बहुत ही फ्लैट टोन में कहा, हाँ मुझे रिग्रेट है कि मैंने उसे इतने प्यार से रखा और एक इतने अनग्रेटफुल इंसान को पाला। रिपोर्टर ने डायरी का अगला पेज पलटा और पढ़ना जारी रखा। मिस्टर डायरी, मैं आज फिर आ गया। आज मैं और भी टेस्ट करवाने के लिए एक दूसरे हॉस्पिटल गया था। ऑनेस्टली इस दुनिया में किसी भी और चीज से ज्यादा मैं बस यही चाहता था कि मेरी पहली डायग्नोसिस रिपोर्ट बस एक गलती निकले ताकि मैं वापस अपनी बहन के पास जा सकूं और उसे कह सकूं कि आई एम सॉरी। अगर मैं बस अपनी जिद छोड़ देता और अपना एटीट्यूड थोड़ा सॉफ्ट कर लेता तो वो मुझे डेफिनेटली माफ कर देती, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो हमेशा किया करती थी। लेकिन लाइफ इतने सारे मिरेकल्स कहां बांटती है ना? उस उम्रदराज डॉक्टर ने मेरी तरफ बहुत सीरियस होकर देखा और पूछा, तुम्हारे पेरेंट्स कहां हैं? तुम्हें प्राइमरी लिवर कैंसर है, वो भी लेट स्टेज। तुम्हें इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। सच कहूं तो डॉक्टर ने जो भी टेक्निकल बातें कही वो मुझे पूरी तरह से समझ में नहीं आई, लेकिन जिस पल मौत का वो खौफनाक सच मेरे दिमाग में रजिस्टर हुआ मैं बुरी तरह से टूटकर रोने लगा। मैं सिर्फ 18 साल का हूं। डॉक्टर ने मुझे बहुत पिटी के साथ देखा और फिर मेरे हॉस्पिटलाइजेशन का पेमेंट स्लिप प्रिंट करके मुझे दे दिया। मैं भागकर पेमेंट मशीन के पास गया और मैंने उस अमाउंट को देखा। आखिरकार मैं चुपचाप हॉस्पिटल से बाहर निकल आया। भूल जाओ इस ट्रीटमेंट को। उस पेमेंट मशीन से जो कार्ड लिंक था वो मेरी बहन का मेन अकाउंट था। मुझे उसके पैसे बचाने चाहिए। मैं वैसे भी बहुत जल्द मरने वाला हूं तो उसके पैसे क्यों वेस्ट करूं? उसके पास जो एक सेंट है वो उसे बहुत हार्ड वर्क से कमाया है। जब से मेरे पेरेंट्स के साथ काम करने वाला वो कॉन्ट्रैक्टर भाग गया था, पूरा प्रोजेक्ट ब्लास्ट हो गया था और कंपनी का सारा कैश फ्लो कोलैप्स कर गया था। मेरे पेरेंट्स उस प्रेशर के नीचे पूरी तरह से कुचल गए थे और चीजों को फिक्स करने के लिए हर जगह भाग रहे थे। फिर एक बिजनेस डिनर से वापस आते वक्त उनका कार एक्सीडेंट हो गया और दोनों की डेथ हो गई। उस पॉइंट के बाद से पूरी कंपनी का सारा बोझ सिर्फ मेरी बहन के कंधों पर आ गिरा था। मैंने उन डेट कलेक्टर्स को अपनी आंखों से हमारे घर आते देखा था। अपने पैसे वापस पाने के लिए उन्होंने घर की हर एक कीमती चीज खाली कर दी थी और मेरी ओवरसीज स्टडीज के लिए जो हजारों डॉलर रखे थे सिर्फ उन्हें प्रिजर्व करने के लिए मेरी बहन जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी और उनके सामने भीख मांग रही थी, गिड़गिड़ाई थी। लेकिन आखिरकार बैंक ने डेट को सेटल करने के लिए बचे हुए सारे एसेट्स सीज कर लिए। मेरी बहन ने जहां से हो सका पैसे उधार लिए, बिजनेस टेबल्स पर इतना ज्यादा ड्रिंक किया कि उसे स्टमक ब्लीडिंग हो गई। उसे हॉस्पिटलाइज किया गया था लेकिन उसके पास ना तो रेस्ट करने का टाइम था और ना ही प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने के पैसे। इसलिए जैसे ही उसे होश आया उसने खुद को डिस्चार्ज करवा लिया। फिर वो सीधा बाहर गई क्लाइंट्स को चेस करने के लिए। सर्वाइव करने के लिए उसने हर उस इंसान के सामने भीख मांगी जो उसकी मदद कर सकता था। खुद को हड्डी तक झुका दिया। मैं रोया और मैंने उसे भीख मांगी को वापस काम पहुंचाने से पहले अपनी तबीयत ठीक होने का वेट करे। लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा कि वो स्टील की बनी है और उसे कुछ नहीं होगा। मुझे बताओ, क्या मेरी बहन थोड़ी स्टूपिड नहीं है? मैं सच में उसका कुछ बोझ अपने कंधों पर लेना चाहता था। मैं सच में उसे बताना चाहता था कि मुझे अब ओवरसीज जाकर पढ़ाई नहीं करनी है। मैं वो बिगड़ा हुआ यंग मास्टर नहीं रहा था। मैं वो सब कुछ छोड़ सकता था। मैं पार्ट टाइम काम करके पैसे कमा सकता था ताकि मैं उसे सपोर्ट कर सकूं। लेकिन मैंने कभी अपने सबसे बुरे सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसे सबसे खराब वक्त पर मुझे एक ऐसी बीमारी हो जाएगी जो दुनिया में सबसे तेजी से पैसे चलाती है। मिस्टर डायरी, क्या आपको भी लगता है कि मैं यूजलेस हूं? यहां तक पढ़ते हुए रिपोर्टर कार्टर की आंखें लाल हो चुकी थीं। उसने भरे हुए गले से कहा, तो ऐसा लगता है कि आपके भाई के पास उस वक्त आपको छोड़कर जाने के अपने कुछ बहुत ही सीरियस रीजंस थे। इतनी कम उम्र में उसे लिवर कैंसर हो गया था। ये सच में हार्ट ब्रेकिंग है। लेकिन मेरी बहन वेनेसा ने एक बार फिर एक बहुत ही ठंडी हंसी हंसी और कहा, नॉट बैड, ये पेटी एक्ट काफी कन्विंसिंग है। रिपोर्टर कार्टर, उसे अपने आप को बेवकूफ मत बनाने दो। नेट हमेशा से एक बहुत बड़ा लायर रहा है। जब वो छोटा था तो उसने एक बार सिर्फ स्कूल बंद करने के लिए हमारे पेरेंट्स से झूठ बोला था कि उसके एंकल में मोच आ गई है। पूरी फैमिली पैनिक में आ गई थी और उसे लेकर सीधा हॉस्पिटल भागी थी। वो एक्टिंग करने में हमेशा से बहुत अच्छा रहा है। रिपोर्टर ने एक गहरी सांस ली और फिर डायरी की तरफ वापस लौट गया। मिस्टर डायरी, मैं कल रात फिर से सो नहीं पाया। ऐसा नहीं था कि मैं सोना नहीं चाहता था, बस दर्द इतना ज्यादा था कि मैं चाहकर भी अपनी आंखें बंद नहीं कर पा रहा था। मेरी इलनेस लगातार और बदतर होती जा रही है। अगर मैं पेन किलर्स नहीं खरीदूंगा तो मैं सच में इस दर्द को अब और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है और इस वक्त एक और चीज है जो इससे भी ज्यादा अर्जेंट है। अगर मैंने जल्दी रेंट पे नहीं किया तो मेरा लैंडलॉर्ड मुझे घर से बाहर फेंक देगा। ऐसा लगता है कि मैं सच में उस ब्रिज के नीचे सोने वाले एक्सपीरियंस को फील करने वाला हूं जिसके बारे में बचपन में मेरी बहन अक्सर जोक किया करती थी।
जब मैं छोटा था और मार्शल आर्ट्स नॉवेल्स पढ़ा करता था तो मुझे लगता था कि ब्रिज के नीचे सोने वाले हीरोज थोड़े कूल लगते हैं, लेकिन अब जब मैं बड़ा हो गया हूं तो मुझे सिर्फ डर लगता है। पूरी तरह से ब्रोक होना, गरीब होना बहुत टेरिफाइंग है। इसलिए मैंने वो सारे गिफ्ट्स जो मॉम और डैड ने मुझे दिए थे ऑनलाइन सेल करने के लिए लगा दिए। वो उन बहुत ही गिनी चुनी चीजों में से थे जो अब मेरे पास बची थी। लेकिन जब भी कोई इंसान सच में उन चीजों को खरीदने के लिए मुझसे कॉन्टैक्ट करता, मैं हमेशा उन्हें मना करने का कोई ना कोई एक्सक्यूज ढूंढ लेता। एंड में मैं खुद को उन चीजों से अलग ही नहीं कर पाया, लेकिन तब तक मैं इतने दर्द में था और इतना भूखा था कि मैं मुश्किल से ही खुद को होल्ड कर पा रहा था। मैं सच में अब और नहीं सह सकता था। इसलिए मैंने अपनी बहन के कार्ड से 500 निकाल लिए। आई एम सॉरी सिस, मैंने फिर से तुम्हारे पैसे खर्च कर दिए। गरीब होने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी पुरानी जो पिकी ईटिंग हैबिट्स थी, खाने को लेकर जो मेरे नखरे थे, वो आखिरकार पूरी तरह से क्योर हो चुके हैं। जब मैं इतना भूखा था कि मुझे लग रहा था मैं बेहोश हो जाऊंगा, मैंने कचरे के डिब्बे में फेंका हुआ गंदा स्टीम्ड बन उठाया और उसे खा लिया। ऑनेस्टली उसका टेस्ट उतना भी बुरा नहीं था। लगता है पॉवर्टी सच में हर बिगड़े हुए अमीर बच्चे की हैबिट्स का इलाज कर सकती है। मैं सुपरमार्केट गया और मैंने प्लेन बंस का एक पैकेट और एक पानी की बोतल खरीदी। फिर मैं हॉस्पिटल गया और मैंने थोड़े पेन किलर्स लिए। बाकी के बचे हुए पैसे मुझे रेंट के लिए सेव करने चाहिए। मेरे टीचर ने मुझे फिर से कॉल किया। उन्होंने मुझे मेरी स्टडीज पर फोकस करने को कहा और बताया कि मेरे जैसे अच्छे ग्रेड्स वाले स्टूडेंट का अचानक क्लास स्किप करना कितना बड़ा वेस्ट है। मुझे डर था कि वो मेरी बहन के पास चले जाएंगे, इसलिए मैंने उनसे कह दिया कि मैं स्कूल ड्रॉप आउट करना चाहता हूं। लेकिन एंड में उन्होंने फिर भी उसे कॉल कर ही दिया। मेरी बहन ने मुझे अभी कॉल किया था। उसकी आवाज बहुत ही स्टिफ और ठंडी थी। उसने कहा मुझे कोई परवाह नहीं है कि तुम किस तरह की औरत के साथ जाकर चिपक गए हो, लेकिन तुम्हें अपनी उस पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ना चाहिए था जिस पर तुम्हें हमेशा इतना प्राउड था। अगर तुम इस तरह से नीचे गिरते रहे तो तुम मॉम और डैड को अपना चेहरा कैसे दिखाओगे। मैंने 10 दिनों से भी ज्यादा वक्त से अपनी बहन की आवाज नहीं सुनी थी, लेकिन मेरे लिए ये टाइम आधी जिंदगी गुजरने जैसा था। मैंने अपना मुंह कसकर दबा लिया ताकि मैं जोर से रोने की आवाज ना निकाल दूं, लेकिन मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सिस, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूं। दूसरी तरफ वो इंपेशेंट होने लगी और उसने आखिरी लाइन बोलते हुए कहा, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो मैं सच में तुम्हारी परवाह करना बंद कर दूंगी। उसके फोन हैंग अप करने के बाद मैं बहुत ही लंबे टाइम तक रोता रहा। मिस्टर डायरी, शायद मुझे ही अपनी बहन को ब्लॉक कर देना चाहिए। आखिरकार कल मैं विथड्रॉल पेपर वर्क का काम पूरा करूंगा। यहाँ प्रेसिडेंट वेंस को एक ब्रीफ डेज में गिरते हुए देखकर रिपोर्टर कार्टर एक पल के लिए रुके, अपनी आंखों के कोने से नमी को पोंछा और फिर से डायरी का पन्ना पलट दिया। मिस्टर डायरी, मैंने मूव कर लिया है। जिस दिन मैं रुका था वो एक रात का 50 चार्ज करते थे। वो मेरे लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था। मैंने पूरा दिन शहर के हर कोने में भाग दौड़ की और आखिरकार मुझे शहर के साउथ साइड एक बहुत ही रिमोट अर्बन विलेज में एक शादी सी जगह मिल गई जो एक रात का सिर्फ 30 चार्ज करते थे। उस रूम में 4 बेड्स लगे हुए थे। मेरे ठीक सामने वाले बेड पर एक बहुत ही क्रीपी सा मिडिल एज आदमी रुका हुआ था और उसे देखते ही मुझे अंदर तक डर लगने लगा था। मैंने कृतज्ञता के साथ उस बड़ी बहन की तरफ देखा जो मेरे नीचे वाले बंक पर सोती थी। उसका नाम शियांग था। हालांकि वो खुद को समर बुलाना पसंद करती थी। उसने मेरी तरफ ऊपर देखा और स्माइल करते हुए कहा, रिलैक्स, तुम्हारी ये बड़ी बहन तुम्हारे साथ है। सिस्टर समर सच में बहुत नाइस थी। उस रात अपनी मेडिसिन लेने के बाद मैं सरप्राइजिंगली बहुत अच्छी तरह से सो पाया। मुझे एक बहुत प्यारा सपना आया। उस सपने में मॉम और डैड मुझे और मेरी बहन को डिज्नीलैंड लेकर गए थे। क्योंकि मेरी बहन जानती थी कि मुझे आयरन मैन बहुत पसंद है, वो मेरे लिए घंटों तक लाइन में खड़ी रही और जब आखिरकार उसकी बारी आई तो उसने मेरा नाम पुकारा और मुझे सीधा उस आयरन मैन परफॉर्मर के ठीक सामने पुश कर दिया। मुझे आखिरकार उस हीरो के साथ पिक्चर क्लिक करवाने का मौका मिल गया जिसे मैं इतना प्यार करता था। मैं इतनी जोर से मुस्कुरा रहा था कि मेरी आंखें लगभग गायब हो गई थी। मॉम, डैड और मेरी बहन कुछ ही दूरी पर खड़े थे और मुझे देखकर खुशी से मुस्कुरा रहे थे। लेकिन जैसे ही मैंने फोटो के बाद पीछे मुड़कर देखा वो सब अचानक से गायब हो चुके थे और वो ब्राइट सनी स्काई, वो चमकता हुआ आसमान अचानक से घने अंधेरे में बदल गया। मैं तुरंत डर गया था, लेकिन मैंने चाहे कितनी भी हार्ड कोशिश की मैं उन्हें कहीं भी नहीं ढूंढ पाया। मैं एक भयानक पैनिक में उठ बैठा। मेरा पूरा शरीर कोल्ड स्वेट से भीगा हुआ था। सिस्टर समर ने मुझे देखा। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। तुम ठीक हो? मैंने बस नाम में अपना सिर हिला दिया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं इस तरह की शादी जगह पर क्यों रह रहा हूं। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे बस उन पर ट्रस्ट फील हुआ। मेरी पूरी कहानी सुनने के बाद उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने बस मुझे खींचकर एक हग में ले लिया। उनकी बाहें बहुत वार्म थी। उन्होंने मुझे बताया कि वो एक ऑर्फन है और अडॉप्ट होने के बाद उनके अडॉप्टिव फादर ने उन्हें बहुत अब्यूज किया था। एंड में वो और बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए वो वहां से भाग गई। अपने टीन से ही वो सड़कों पर सर्वाइव कर रही थी, हर तरह के लोगों से मिल रही थी और खुद को प्रोटेक्ट करने के बहुत सारे तरीके सीख चुकी थी। उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हारे जैसे इंसान को मेरे जैसे किसी इंसान की जरूरत है जो तुम पर नजर रख सके और तुम्हारा ख्याल रख सके। सिस्टर समर ने मुझे पैसे सेव करने की हर तरह की छोटी-छोटी ट्रिक्स सिखाई, जैसे सुपरमार्केट्स में एक्सपायर्ड फूड चेक करना। कुछ स्टोर्स आपको थोड़ा कंपनसेशन देते थे, कुछ नहीं देते थे, लेकिन बहुत सारे स्टोर्स आपको वो एक्सपायर्ड खाना फ्री में ले जाने देते थे। वो मुझे मार्केट भी लेकर जाती थी ताकि हम उन डिस्कार्डेड वेजिटेबल लीव्स को उठा सकें जिन्हें आंटीज ने कचरे में फेंक दिया होता था। अगर आप उन सब्जियों के सड़े हुए हिस्से को काटकर निकाल दें और बाकी बचे हिस्से को गर्म पानी में ब्लांच कर लें तो वो आपका पेट भरने के लिए काफी होता था। सिस्टर समर मुझे पार्ट टाइम काम करने के लिए भी अपने साथ ले गई ताकि मैं थोड़े एक्स्ट्रा कैश अर्न कर सकूं। मैंने सिर्फ एक दोपहर में 60 रुपए कमाए थे। उन पैसों को अपने हाथ में पकड़ते हुए मैंने लाइफ में पहली बार फील किया कि शायद मैं पूरी तरह से यूजलेस नहीं हूं। मैं ये सोचे बिना नहीं रह सका कि अगर मैं हर दिन इतने पैसे कमा पाऊं तो शायद अपने मरने के बाद भी मैं अपनी बहन के लिए कुछ पैसे छोड़कर जा सकूंगा। उस थॉट ने मुझे जोर से हंसने पर मजबूर कर दिया। सिस्टर समर ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई इडियट हूं। तुम सिर्फ 60 बक्स के लिए इतने खुश हो? उन्होंने मेरे माथे पर हल्का सा टैप किया और मुझे होपलेस कहा। उस क्रीपी आदमी से हर दिन खुद को गार्ड करने के अलावा मुझे बाकियों से पहले जल्दी से जल्दी वॉशअप करना होता था और फटाफट बेड में घुसना होता था क्योंकि ये इन हर रात 10 बजे पानी और इलेक्ट्रिसिटी दोनों कट कर देता था। ऑनेस्टली जो दिन मैंने वहां गुजारे वो सच में काफी हैप्पी थे। पावर कट होने के टाइम हो गया है, गुड नाइट। यहाँ पर रिपोर्टर कार्टर ने नोटिस किया कि जब वो उस स्लीजी ओल्ड मैन वाले पार्ट पर पहुंचे तो हमेशा बर्फ की तरह ठंडी रहने वाली प्रेसिडेंट वेंस ने भी चुपचाप अपनी मुट्ठी कस ली थी। उन्हें लगा कि शायद प्रेसिडेंट वेंस अपने भाई से सच में उतनी नफरत नहीं करती हैं जितना वो प्रिटेंड करती हैं। लेकिन अगले ही पल रिपोर्टर को लगा कि शायद सिर्फ उनका इमेजिनेशन था। उन्होंने पेज पलटा और पढ़ना कंटिन्यू किया। मिस्टर डायरी, मैंने वो जगह छोड़ दी है क्योंकि कल उन्होंने मुझे खून खांसते हुए देख लिया था। उनके पास खुद भी कोई सेविंग्स नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जिद की कि वो मुझे हॉस्पिटल लेकर जाएंगी। उससे पहले मैंने उन्हें कभी नहीं बताया था कि मैं सिख हूं। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मैंने अपनी बहन से लड़ाई करके घर छोड़ दिया है, लेकिन आखिरकार मैं अपनी बीमारी उनसे और नहीं छुपा सका। शायद मैं सच में एक बैड लक हूं। मैं सिस्टर समर को अपने साथ नीचे नहीं खींचना चाहता और मैं डेफिनेटली राइटिस बड़ी बहन पर बोझ नहीं बनना चाहता जिसे मैं इतने कम समय से जानता हूं। उन्होंने एक बार मुझसे कहा था कि वो इतना हार्ड वर्क सिर्फ इसलिए करती हैं क्योंकि एक दिन वो अपना खुद का एक रिपेयर शॉप ओपन करना चाहती हैं और एक ऐसा घर चाहती हैं जो सिर्फ उनका हो। मैं तुम्हें इतनी कम उम्र में मरने नहीं दूंगी। जब उन्होंने ये कहा था तो उनकी आंखों में बहुत ही स्टबर्न सी आग थी। मैंने स्माइल किया और हाँ में से हिला दिया, लेकिन मैं सच में जो सोच रहा था वो ये था, गुड बाय सिस। अगली सुबह बहुत जल्दी मैंने चुपचाप अपने बचे हुए कुछ बैग्स उठाए और वहां से निकल आया। इतनी देर तक ऐसे स्क्वाट करके डायरी लिखने की वजह से मेरे पैर सुन हो गए हैं। मुझे एक सेकंड रेस्ट करने दो। ऑलराइट, मेरी बॉडी आजकल और भी वर्स होती जा रही है। मैंने फिर से खून खांसना शुरू कर दिया है। अभी एक पल पहले ही मैंने फिर से खून की उल्टी की है। पास से गुजरने वाले लोग मुझे साल में देखकर बुरी तरह डर गए थे। उन्होंने मुझसे अपना डिस्टेंस मेंटेन कर लिया था और बहुत दूर से ही मेरी तरफ पॉइंट आउट कर रहे थे। मैं खुद में ही सिकुड़ कर रह गया था और बहुत लंबे समय के बाद ही मैंने अपना सिर उठाया। तभी मैंने नोटिस किया कि कुछ ब्लड ड्रॉप्स मेरी डायरी पर गिर गए हैं। मैंने जल्दी से उन्हें पोंछने की कोशिश की, लेकिन मैं जितना ज्यादा रब कर रहा था वो सेम उतना ही ज्यादा फैलता जा रहा था। आई एम सॉरी मिस्टर डायरी, मैंने तुम्हें भी गंदा कर दिया। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, बस मुझे इतना ज्यादा दर्द होता है कि मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पाता। जब मैं वहां क्राउच किए हुए रिकवर करने की कोशिश कर रहा था, एक आंटी जिन्होंने बहुत ही फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे मेरी तरफ चलकर आई। उन्होंने मेरे हाथ में कुछ पैसे ठूस दिए। मैंने चाहे कितनी भी कोशिश की उन्हें मना करने की, लेकिन उन्होंने वो पैसे नीचे टॉस किए और वहां से भाग गई। मैंने चुपचाप उनका पीछा किया और मुझे पता चला कि उनके साथ उनका डिसेबल्ड हस्बैंड भी था। उनकी बाहों में एक बहुत ही छोटा बच्चा था। उन्होंने अपने बाल पीछे किए, फिर नीचे झुककर उस बेबी की चीख पर किस किया। उसके बाद वो सीधा वापस जाकर आवाजें लगाने लगी और फ्रूट सेल करने लगी। मैं बहुत देर तक वहां रुका रहा, तब तक जब तक कि अंधेरा नहीं हो गया और मेरा आधा शरीर ठंड की वजह से सुन नहीं पड़ गया। उनके आधे से ज्यादा फ्रूट्स अभी भी अनसोल्ड थे। उन्होंने एक भारी सांस ली और उनके हस्बैंड ने उन्हें कंफर्ट करने के लिए सॉफ्टली कुछ वर्ड्स कहे। उन दोनों ने अपना सामान पैक करना शुरू किया और बेबी को अपने बगल में बास्केट में सेट कर दिया। मैंने अपनी कैप को थोड़ा नीचे की तरफ खींचा और तेजी से उनकी तरफ चला। जब वो लोग नहीं देख रहे थे तो मैंने बहुत ही चुपचाप वो पैसे वापस उस बेबी के कपड़ों में स्लिप कर दिए। ये सुनकर वैनेसा ने बहुत ही कोल्ड टोन में कहा, नाइस स्टोरी। एक सेकंड के लिए तो मैं लगभग इमोशनल ही हो गई थी। अब क्या उसकी शुगर मॉमी के पैसे खत्म हो गए, इसलिए उसने सर्वाइव करने के लिए फिक्शन लिखना शुरू कर दिया। रिपोर्टर कार्टर, आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद कितनी रिडिकुलस हूं जो यहां बैठकर इतना सारा टाइम वेस्ट कर रही हूं। क्योंकि वो मरने का प्रिटेंड कर रहा है और मेरे सामने आकर फेस नहीं करना चाहता तो मैं भी उसे ऐसे ही ट्रीट करूंगी जैसे वो सच में मर चुका है। आइदर वे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
ये कहकर वेनेसा अपनी जगह से उठी और बिना किसी हेजिटेशन के वहां से मुड़कर चली गई। वो इंटरव्यू वहीं पर खत्म हो गया, लेकिन उस प्रोग्राम का वो एपिसोड इंटरनेट पर बुरी तरह से एक्सप्लोड कर गया। लोगों ने बहुत जल्दी ये फैक्ट फिगर आउट कर लिया कि 5 साल पहले जब प्रेसिडेंट वेंस ने अपने भाई से रिश्ते तोड़े थे, उसके बाद उन्हें अक्सर एक साइकियाट्रिक क्लिनिक के अंदर बाहर जाते हुए देखा गया था। तो इंटरनेट पर ये स्पेकुलेशन शुरू हो गए कि अपने पेरेंट्स को खोने और अपने भाई से धोखा खाने के बाद उन्हें सीवियर डिप्रेशन हो गया था। बाद में जब कंपनी वापस ट्रैक पर आने लगी तो उन्होंने एक और छोटे भाई को अडॉप्ट कर लिया था। प्रेसिडेंट वेंस के भाई की छोड़ी हुई उस डायरी ने ऑनलाइन एक और भी बड़ा सॉन्ग खड़ा कर दिया था। कुछ लोग नेट को बुरी तरह से कर्स कर रहे थे, ये कहते हुए कि वो अटेंशन के लिए कुछ भी कर सकता है, यहां तक कि अपनी डेथ भी फेक कर सकता है। उस वक्त उसने अपनी बहन को पैसों के लिए अबैंडन कर दिया, उसे कंपनी का कोलैप्स अकेले फेस करने के लिए छोड़ दिया और उसे एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ब्लो दिया। और अब जब उसने देखा कि उसकी बहन इतनी कामयाब हो गई है तो वो सिंपैथी गेन करने के लिए पिटी कार्ड लेकर रहा है, यहां तक कि इस तरह की फेक डायरी भी लिख रहा है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि प्रेसिडेंट वेंस के पास ऑलरेडी एक नया छोटा भाई है। रूमर तो ये भी था कि उस लड़के के 18th बर्थडे पर वेनेसा ने पूरा अम्यूजमेंट पार्क रेंट पर लिया था और उसे एक लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार भी गिफ्ट की थी। वो उसे इस दुनिया की सबसे प्रेशियस चीज की तरह स्पॉइल करती थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें लगता था कि शायद स्टोरी में कुछ और भी है। वो डायरी बहुत ज्यादा रियल फील हो रही थी और उसके अंदर के इमोशंस बहुत सिंसियर लग रहे थे। वो इस बात पर बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि कोई इंसान जो इस तरह के वर्ड्स लिख सकता है वो सिर्फ एक लालची गोल्ड डिगर हो सकता है। चाहे लोग किसी भी साइड हो, इंटरनेट पर हर कोई बस इसी बात का वेट कर रहा था कि नेट की नेक्स्ट डायरी एंट्री में क्या रिवील होगा। टीवी रेटिंग्स के लिए स्टेशन के रिपोर्टर्स ने प्रेसिडेंट वेंस को दोबारा कॉन्टैक्ट किया। उन्होंने पूछा कि क्या वो अपने भाई की फाइनल डायरी को पब्लिक करने के लिए एग्री करती हैं, क्या वो सच में इस पर बिलीव नहीं करती या बस उन्हें कोई परवाह नहीं है। उनकी असिस्टेंट आईवी ने रिप्लाई किया, प्रेसिडेंट वेंस ने कहा है वो डायरी ऑलरेडी आपके स्टेशन को हैंड ओवर कर दी गई है, आप उसे पब्लिश करें या डिस्ट्रॉय करें, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। असिस्टेंट ने एक और बात की, प्रेसिडेंट वेंस ने क्लियर कर दिया है कि उनका अब सिर्फ एक ही छोटा भाई है और उसका नाम ह्यूगो है। व्यूअर्स के एक बड़े हिस्से को ये सुनकर बहुत सैटिस्फैक्शन फील हुआ। वो देखना चाहते थे कि क्या नेट अपनी एक्टिंग को और कंटिन्यू रख सकता है क्योंकि उसकी बहन क्लियरली उसकी कोई परवाह नहीं करती थी। ऑथराइजेशन मिलने के बाद स्टेशन ने बहुत जल्द नेट्स डायरी बिफोर डेथ नाम से एक लाइव प्रोग्राम एयर किया। स्क्रीन पर रिपोर्टर कार्टर एक बहुत ही सीरियस और सोलम एक्सप्रेशन के साथ बैठे थे। आप सबकी तरह मैंने भी इस डायरी को एडवांस में नहीं पढ़ा है। अब चूंकि मुझे प्रेसिडेंट वेंस की ऑथराइजेशन मिल गई है तो मैं आज इसे आप सबके साथ लाइव शेयर कर रहा हूं। मैं बस यही होप करता हूं कि लोग अपने वर्ड्स के साथ थोड़े काइंड रहेंगे। एक ही पल में लाखों व्यूअर्स लाइव स्ट्रीम में बाढ़ की तरह आ गए। 1 मिनट से भी कम समय में ये नंबर 1 मिलियन क्रॉस कर गया और हर कोई बस रिपोर्टर कार्टर के उस डायरी को खोलने का वेट कर रहा था। वेंस रेसिडेंस पर असिस्टेंट आईवी ने प्रेसिडेंट वेंस की तरफ एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के साथ देखा। बहुत देर तक हेजिटेट करने के बाद उसने आखिरकार कहा, प्रेसिडेंट वेंस प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। प्रेसिडेंट वेंस ने अपनी आंखें ऊपर तक नहीं उठाई। मैं ऑलरेडी कह चुकी हूं कि मुझे उसके बारे में अब और कुछ नहीं सुनना है। रिपोर्टर कार्टर ने गहरी सांस ली और डायरी को खोल लिया। मिस्टर डायरी, आज मुझे एक पपी मिला। पहले तो मैं किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था, लेकिन वो अपनी इंजर्ड लेग को खींचते हुए लगातार मेरे पीछे आ रहा था और पूरे टाइम बस रो रहा था। मुझे पता था कि मैं इस कंडीशन में नहीं हूं कि मैं उसका ख्याल रख सकूं, इसलिए मैंने खुद को फोर्स किया और आगे बढ़ता रहा। लेकिन सिर्फ 2 कदम चलने के बाद ही मैं वापस पीछे मुड़ गया। जिस पल मैंने उसे उठाया उस छोटी सी येलो डॉग की आंखों में चमक आ गई। वो अपनी जीभ से लगातार मेरे पाम को चाट रहा था। मैंने एक लंबी सांस छोड़ी। उसने जरूर मेरे अंदर तक देख लिया होगा और उसे रियलाइज हो गया होगा कि मैं बहुत सॉफ्ट। मैंने उसका नाम एवर रखा है। मैं बस यही होप करता हूं कि वो लकी हो, उसकी उम्र लंबी हो और उसका एंड मेरे जैसा शॉर्ट लिव ना हो। मैं उसे एक पेट हॉस्पिटल लेकर गया और सिर्फ उसके एग्जामिनेशन फी ने ही मेरा पूरा वॉलेट खाली कर दिया। उसके बाद होने वाली सर्जरी में 2000 और लगने वाले थे। अगर उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो मर जाएगा। एवर को अपनी बाहों में पकड़े हुए मैंने डॉक्टर से बहुत ही केयरफुली बैक किया कि क्या मैं उसे सर्जरी के लिए कुछ दिनों के बाद वापस ला सकता हूं। मेरे पास अभी पैसे नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि इसे अब और डिले नहीं किया जा सकता। कल का दिन एकदम आखिरी लिमिट है। मैं एवर को उस पेट हॉस्पिटल से बाहर लेकर आया और एक स्ट्रीट कॉर्नर पर ब्लैंक होकर बैठ गया। मैंने धीरे से उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, तुम बहुत डम हो। दुनिया के इतने सारे अमीर लोगों में से तुमने मेरे जैसे मरते हुए इंसान को चुना और वो भी सबसे बुरी बात नहीं है। मैं पूरी तरह से ब्रोक हूं, मेरे पास पैसे भी नहीं है। मैं तुम्हारे लिए 2000 कहां से लेकर आऊं? वो पापी मेरा एक भी वर्ड नहीं समझ सकता था। वो बस खुशी से अपनी पूंछ हिला रहा था, जैसे कि वो इस फैक्ट को सेलिब्रेट कर रहा हो कि आखिरकार उसे घर मिल गया है। उसे देखकर मेरी आंखें फिर से गीली हो गईं। मेरे पास कोई और चॉइस नहीं बची थी। मैं चलकर एक एटीएम के पास गया और हेजिटेट किया। मैं 2000 विड्रॉ करना चाहता था। सिस, ये आखिरी बार होने देना जब मैं तुम्हारे पैसे खर्च कर रहा हूं। लेकिन मैंने जो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था वो ये था कि मेरी बहन ने ऑलरेडी मेरे उस सेकेंडरी कार्ड को फ्रीज कर दिया था। मेरा दिल पूरी तरह से डूब गया। लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैं ही तो वो था जिसने कहा था कि मैं उससे सारे रिश्ते तोड़ना चाहता हूं। उसके पास मुझे पैसे देते रहने का कोई रीजन ही नहीं था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी बहन को दोबारा कांटेक्ट करूंगा, लेकिन इस बार मेरे पास सच में कोई चॉइस नहीं थी। ये सब एवर के लिए था, इसलिए मैंने उसका नंबर अपनी ब्लॉक से हटाया और फिर मैंने उसे कॉल किया। फोन बहुत देर तक बजता रहा। एक पल के लिए मुझे लगा कि वो मेरा कॉल नहीं उठाएगी, लेकिन आखिरकार उसने कॉल आंसर किया और एक बहुत ही ठंडी सांस छोड़ी। उसने कहा, आप पछता रहे हो, तुमने मुझे ब्लॉक किया था और अब तुम ही मुझे सबसे पहले कॉल कर रहे हो। क्या तुम ही वो इंसान नहीं थे जिसने कहा था कि तुम मुझसे सारे रिश्ते तोड़ना चाहते हो? या फिर क्या हुआ? क्या तुम्हारे पैसे खत्म हो गए हैं? जिस पल मेरी बहन ने ये शब्द कहे, मैंने जो कुछ भी बोलने के लिए तैयार किया था वो सब मेरे गले में ही अटक कर रह गया। एक सेकंड के लिए मैं बस यही चाहता था कि मैं उसी वक्त फोन काट दूं, लेकिन मेरी बाहों में दर्द से तड़पता हुआ एवर जैसे मुझे याद दिला रहा था कि मुझे कुछ बोलना होगा, मुझे उसे बचाना होगा। एक पल की गहरी खामोशी के बाद मेरी बहन ने मुझसे दोबारा उसी ठंडी आवाज में सवाल किया, तुमने इतने लंबे समय तक मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं किया? तुम्हें कोई परवाह नहीं थी कि तुम्हारी बहन ठीक से खा रही है या नहीं, ठीक से सो रही है या नहीं, या वो तुम्हें मिस कर रही है या नहीं? तुमने मुझे सिर्फ पैसे मांगने के लिए कॉल किया है ना? मैंने अपने होठों को बहुत जोर से काट लिया। मेरे गले से खून का एक नमकीन और मेटालिक सा टेस्ट ऊपर आने लगा था, जिसे मैंने बहुत मुश्किल से वापस नीचे धकेला और आखिरकार मैंने एक मशीन की तरह जवाब दिया, हाँ। लाइन की दूसरी तरफ मेरी बहन की आवाज भारी हो गई थी, जैसे उसका गला रुंध गया हो। उसने कहा, तो तुम्हें पैसे चाहिए? ठीक है, मैं तुम्हें अपने सारे पैसे दे दूंगी। क्या तुम सैटिस्फाइड हो? मुझे कभी भी तुमसे किसी भी चीज की कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी। नेट, तुम्हारे पास सच में कोई दिल नहीं है। आज से एक बहन के तौर पर मैं तुम्हारे साथ अपने सारे रिश्ते हमेशा के लिए खत्म कर रही हूँ। जैसे ही उसने फोन काटा, मैं आखिरकार खुद को और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाया। मैं एवर को अपनी बाहों में पकड़े हुए नीचे जमीन पर बैठ गया और मैंने बहुत सारी खून की उल्टी की। इतना सारा खून जो अंधेरी जमीन पर मुश्किल से दिखाई दे रहा था। एवर बुरी तरह से डरा हुआ लग रहा था। वो बिना रुके बस रोए जा रहा था और बार-बार मेरे चेहरे को चाट रहा था। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे शांत करने के लिए बहुत ही जेंटली सहलाया। मुझे दर्द हो रहा था, लेकिन एक पॉइंट के बाद दर्द भी सुन होने लगता है। बस मेरी बॉडी के कंपैरिजन में मेरा दिल कहीं ज्यादा दर्द कर रहा था। जब मैंने वापस अपने फोन की तरफ देखा तो मैंने नोटिस किया कि मेरी बहन ने मुझे 20,000 ट्रांसफर किए थे। जब मैंने वो एक्स्ट्रा पैसे उसे वापस भेजने की कोशिश की तो मुझे रियलाइज हुआ कि वो मुझे ऑलरेडी ब्लॉक कर चुकी थी। मैं एवर को गले लगाकर बहुत ही लंबे समय तक रोता रहा। मुझे पता चल गया था मेरी बहन ने सच में मुझे इस बार हमेशा के लिए छोड़ दिया था। पहले मैं हमेशा यही विश करता था कि वो मुझे भूल जाए और मुझसे पूरी तरह से रिश्ते तोड़ ले, लेकिन अब जब उसने सच में ऐसा कर दिया था तो मुझे इतना दर्द हो रहा था कि मैं मुश्किल से ही सांस ले पा रहा था। एवर, अब मेरा कोई घर नहीं बचा। लाइव स्ट्रीम में कमेंट्स पागलों की तरह आ रहे थे। लोग कह रहे थे कि ये सब इतना ब्रूटल क्यों है? अगर ये लड़का अपनी मौत का नाटक भी कर रहा है तो भी ये कहानी बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग है। जो लोग उसे गालियां दे रहे थे वो भी अब खामोश थे। हर किसी को बस यही फिक्र थी कि क्या वो छोटा सा पपी सेफ है या नहीं। कमेंट्स के उस सैलाब के बीच रिपोर्टर कार्टर ने अपने इमोशंस को संभाला और डायरी का अगला पन्ना पलटा। मिस्टर डायरी, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। एक अच्छी खबर है, एवर की सर्जरी हो गई है और अब वो बिल्कुल हेल्दी है। बस प्रॉब्लम ये है कि वो एक बहुत ही ज्यादा क्लिंजी डॉग बन गया है। मैं जहां भी जाता हूं वो मेरे पीछे पीछे आता है। यहां तक कि जब मैं सोता हूं तो वो जिद करके मेरे पैरों के पास ही सिकुड़कर सो जाता है। लेकिन एक बुरी खबर भी है, मेरी बीमारी और भी ज्यादा बदतर हो गई है। मुझे नहीं पता कि मैं और कितना जी सकता हूं। शायद मेरे पास अब 1 महीना भी नहीं बचा है। अब जब भी मैं फार्मेसी में भारी मात्रा में पेन किलर्स खरीदने जाता हूं तो क्लर्क्स मुझे हमेशा शक की नजरों से देखते हैं, जैसे उन्हें लगता है कि मैं कोई एडिक्ट हूं। लकीली मेरे पास अभी भी मेरे डायग्नोसिस के पेपर्स हैं। अगर मैं उनसे बहुत देर तक मिन्नतें करता हूं तो वो आखिरकार पिघल जाते हैं और मुझे दवाइयां दे देते हैं। लेकिन अब वो पेन किलर्स भी मुझ पर कम असर कर रहे हैं। सिर्फ सोने के लिए मुझे हर बार और ज्यादा दवाइयां लेनी पड़ती हैं। कल जब मैं सड़क पर फ्लायर्स बांट रहा था, मैं अचानक किनारे बेहोश होकर गिर पड़ा। एवर बहुत डर गया था। वो लगातार मेरा चेहरा चाट रहा था और मुझ पर भौंक रहा था। आखिरकार वहां से गुजर रहे एक दयालु इंसान ने मुझे नोटिस किया और मुझे हॉस्पिटल भेज दिया। यहां तक कि मेरे लिए कुछ पैसे भी पे किए। मैंने बहुत ही डर के साथ कैलकुलेट किया
दिया कि ना सिर्फ मुझे उस पार्ट टाइम जॉब के पैसे नहीं मिले बल्कि मेरे बहुत सारे पैसे और भी खर्च हो गए। डॉक्टर ने कहा कि मुझे इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा और मेरी फैमिली को तुरंत इन्फॉर्म करना होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द उन्होंने अपना सेंटेंस कभी पूरा नहीं किया, लेकिन मैं ऑलरेडी जानता था कि उनका मतलब क्या था। मैंने उन्हें कुछ सूखे से जवाब दिए और जल्दी से हॉस्पिटल के बाहर आ गया। हॉस्पिटलाइजेशन बिल्कुल नहीं, इसमें बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। लेकिन जब मैं हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर पहुंचा तो मैंने एवर को वहां पाया। जैसे ही उसने मुझे देखा वो सीधा मेरी तरफ भागता हुआ आया। उस रात मैं अभी भी इतने दर्द में था कि मैं बस करवटें बदलता रहा। मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। एवर ने नोटिस कर लिया था कि मुझे कितना दर्द हो रहा है। वो बहुत परेशान था लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो बस खुद को कसकर मेरे शरीर से चिपकाए हुए था। वो मुझे बार-बार चाट रहा था जैसे वो रोने ही वाला हो। मैंने उसे कंफर्ट करने के लिए बहुत ही कमजोरी से अपना हाथ उठाया और उसे बताया कि सब ठीक है, लेकिन अगले ही सेकंड मैं खुद को रोक नहीं पाया और वॉशरूम की तरफ भागकर मैंने टॉयलेट में उल्टी कर दी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने अंदर की हर एक चीज बाहर निकाल दूंगा। मुझे नहीं पता कितना टाइम बीत गया। मैं तब तक उल्टी करता रहा जब तक कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा नहीं छा गया। बाद में जब मुझे होश आया तो मैंने फील किया कि एवर मुझे चाट रहा है। मैंने आईने में देखा और खुद को देखकर मैं खुद ही डर गया। मैं कितना बदसूरत लग रहा हूं। मेरे बाल झड़ रहे हैं और मेरा चेहरा पीला पड़ गया है। मेरे गाल जो कभी गोल-मटोल हुआ करते थे वो पूरी तरह से पिचक गए हैं। मेरी ठोड़ी बहुत शार्प लग रही है। मेरी बहन अक्सर मजाक किया करती थी कि मेरे इस बेबी फेस की वजह से मैं एकदम हार्मलेस लगता हूं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मैं हमेशा के लिए इसी चेहरे के साथ फंसकर रह जाऊंगा। हमेशा जवान रहना भी कोई अच्छी बात नहीं है। मैं धीरे-धीरे बड़ा होना चाहता हूं। मैं अपनी बहन के साथ रहना चाहता हूं, उसे अपनी फैमिली स्टार्ट करते हुए, अपना करियर बनाते हुए और एक बहुत ही खुशहाल और परफेक्ट लाइफ जीते हुए देखना चाहता हूं। मैंने अपना चेहरा धोया और खुद को चीयर अप करने के लिए अपने गालों को थपथपाया। मुझे लगता है इसमें एक अच्छी बात भी है। ये बहुत अच्छा है कि मेरी बहन मुझे इस हालत में नहीं देख सकती, वरना वो पक्का बुरी तरह से डर जाती। मैंने अपने पेन किलर्स लिए और मुश्किल से सो पाया, लेकिन आधी रात को मेरा बुखार वापस आ गया। मिस्टर डायरी, ये बहुत दर्द करता है। ऑनेस्टली मैं सच में अपनी बहन को बहुत मिस कर रहा हूं। मैं बस उसे एक आखिरी बार देखना चाहता हूं, सिर्फ दूर से ही सही। मेरे लिए उतना ही काफी होगा। मेरी ये विश कोई बहुत बड़ी डिमांड तो नहीं है ना। मैं अभी उसे देखने के लिए बाहर जा रहा हूं। मैं एवर को भी अपने साथ ले जा रहा हूं। मैंने इसके लिए एक हैट, एक मास्क और एक ब्लैक ट्रेंच कोट तैयार किया है। एक पापाराज़ो की तरह कूल लग रहा हूं। मुझे बस दूर से उसकी एक झलक देखनी है। मिस्टर डायरी, मैं वापस आ गया। मेरी बहन अभी भी उतनी ही खूबसूरत और केपेबल थी जितनी वो पहले हुआ करती थी। वो थोड़ी लंबी हो गई है लेकिन पहले से पतली भी हो गई है। मैंने ओरिजिनली बस उसे एक नजर देखने और फिर वहां से चले जाने का सोचा था, लेकिन वो बहुत नाखुश लग रही थी। वो पहले बहुत मुस्कुराया करती थी। इससे पहले कि मुझे कुछ समझ आता मैंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता था कि वो हॉस्पिटल क्यों जा रही थी। वो एक साइकोथेरेपिस्ट से क्यों मिल रही थी। उसके जाने के बाद मैंने उसके अटेंडिंग डॉक्टर से पूछा। उन्होंने मुझे बताने से मना कर दिया और कहा कि ये पेशेंट की प्राइवेसी है। जब मैंने उनसे बार-बार मिन्नतें की तब जाकर आखिरकार उन्होंने गहरी सांस ली और मेरी बहन की कंडीशन के बारे में बात की। मेरी बहन बीमार है, वो बहुत बीमार है। हमारे पेरेंट्स की डेथ ने उसे बहुत गहराई तक तोड़ दिया है और मेरे उसे छोड़कर चले जाने की वजह से वो खुद को और भी ज्यादा ब्लेम करने लगी है। उसे लगने लगा है कि वो पूरी तरह से यूजलेस है और मेरा ख्याल नहीं रख पाई और इसलिए मैंने उसे नफरत की और उसे छोड़ दिया। इस वजह से मेरी बहन खुद को नुकसान भी पहुंचाने लगी थी। मैं रोने लगा और रोते-रोते मुझे अचानक हंसी आने लगी। मेरी बहन कितनी स्टूपिड है। क्लियरली मैं ही यहाँ सबसे ज्यादा यूजलेस इंसान हूँ। मुझे तो बस उसे नीचे खींचना आता है। वो दुनिया की सबसे बेस्ट बहन है। वो अपना पूरे साल का अलाउंस सिर्फ इसलिए सेव करती थी ताकि मुझे मेरे बर्थडे पर एक बहुत महंगा गिफ्ट दे सके। स्कूल में जो बुलीज मुझे परेशान करते थे वो उन्हें तब तक पीटती थी जब तक कि वो वापस उठने के लायक नहीं रहते थे, फिर चाहे इसके लिए उसे ही क्यों ना पनिशमेंट मिल जाए। हमारे पेरेंट्स के जांघें भाम उसने हर एक चीज हैंडल की और वो सारा प्रेशर अकेले अपने कंधों पर उठाया ताकि मुझे कंफर्टेबल लाइफ दे सके। मैं उसे कभी कैसे नफरत कर सकता हूँ। रिपोर्टर कार्टर अचानक से रुके और उन्होंने डायरी को कैमरे की तरफ दिखाया। हर किसी ने नोटिस किया कि उस पेज पर बहुत ही साफ हैंडराइटिंग के अलावा आंसू की बूंदों के निशान भी थे जिन्होंने उस कागज को भिगो दिया था और अब वो सूख चुके थे। वो पक्का बहुत लंबे समय तक रोया होगा क्योंकि उसके आंसू ने डायरी के उस पूरे पन्ने को गीला कर दिया था। रिपोर्टर कार्टर की आंखें भी भीगने से नहीं बच पाईं। उन्होंने अपनी आवाज को एडजस्ट किया जो रोने की वजह से कांप रही थी और भारी हो गई थी। मिस्टर डायरी, मैं बहुत यूजलेस हूं। मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने बहुत ही हेल्पलेस होकर अपनी बहन को अपने पास से गुजरते हुए देखा और मुझे इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं एक कदम आगे बढ़ाकर उसे गले लगा लूं। उस छोटे से पल में जब हमारी आंखें मिली तो उसने दूसरी तरफ देख लिया। वो मुझे पहचान भी नहीं पाई और ये बात मेक सेंस भी करती है। अभी मैं जो एक आधा इंसान और आधा भूत जैसा मॉन्स्टर लग रहा हूं, यही अच्छा है कि वो मुझे अब कभी ना देखे। मैं उसे उदास नहीं करना चाहता। मिस्टर डायरी, मैंने अपना मन बना लिया है। इतने दर्द में घुट-घुट कर मरने से अच्छा है कि मैं अपनी जिंदगी को अपनी खुद की शर्तों पर खत्म कर लूं। क्या आपको लगता है कि मैं सही कर रहा हूं? ये बीमारी सच में मेरे दिमाग के साथ खेल रही है। मैं हर वक्त आपसे बात करता हूं और एवर से बात करता हूं, ये एक्ट करते हुए जैसे आप लोग सच में मुझे जवाब दे सकते हो। लेकिन एवर का क्या होगा? मैं उसे ऐसे ही पीछे छोड़कर नहीं जा सकता। मैं एवर को अपनी बहन को देना चाहता हूं ताकि वो उसे कंपनी दे सके। इस तरह एवर का भी ख्याल रखा जाएगा। मैं सच में बहुत स्मार्ट हूं। लेकिन तभी मुझे अचानक याद आया कि कल मेरा बर्थडे है। मुझे लगता है कि मैं एक और दिन के लिए खुद को होल्ड करूंगा। मैं अपने बर्थडे वाले दिन नहीं मरना चाहता। पिछले साल मेरे 17वें जन्मदिन पर मॉम और डैड ने मेरे लिए कस्टम लिमिटेड एडिशन गेमिंग सेटअप बनवाया था। उसे खोलने के बाद डैड मेरी पीठ थपथपाते रहे और हंसते हुए कहते रहे कि मैं दुनिया का सबसे कूल बच्चा हूं। मेरी बहन ने भी मुझे एक बहुत महंगी मैकेनिकल वॉच दी थी जिसका डायल रोशनी में चमकता था, लेकिन वो सारे महंगे गिफ्ट्स अब बहुत पहले जा चुके हैं। बाकी सारे एसेट्स के साथ वो भी सीज हो गए थे। अब मेरे पास सिर्फ वही प्रेजेंट्स बचे हैं जिनकी कोई खास मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। मैं उन्हें हर जगह अपने साथ लेकर जाता हूं, यहां तक कि जब मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं थे तभी मैं खुद को उन्हें बेचने के लिए तैयार नहीं कर पाया। जब मैं सोता हूं तो मैं उस ब्राउन टेडी बेयर को गले लगाकर सोता हूं जो मॉम ने मुझे तब खरीद कर दिया था जब मैं 8 साल का था। उसे पकड़कर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं मॉम को गले लगा रहा हूं। मॉम, डैड और मेरी बहन ने एक बार मुझसे कहा था कि जब मैं 18 साल का हो जाऊंगा तो वो मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी और ग्रैंड बर्थडे पार्टी रखेंगे अपने छोटे यंग मास्टर के एडल्ट होने को सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मेरे साथ सिर्फ एवर ही बचा है। जब मैं उसे अपनी बाहों में पकड़ता हूं तो सिर्फ वही एक गर्माहट है जो मेरे पास बची है। एवर को शायद मेरी फीलिंग्स का एहसास हो गया था। उसने अपनी गीली जीभ से मेरे हाथ और मेरे गाल को बार-बार चाटना शुरू कर दिया जैसे वो अपनी गर्माहट से मुझे वापस जिंदा करने की कोशिश कर रहा हो। इससे मुझे थोड़ी गुदगुदी हुई और आखिरकार मैंने स्माइल करते हुए एवर को एक बार किस किया। मैं उसे गोद में उठाकर एक केक शॉप में ले गया क्योंकि मैं अपने लिए एक छोटा सा केक खरीदना चाहता था। पहले जब मेरे बर्थडे आते थे तो मुझे मॉम डैड के ऑर्डर किए हुए 3 या 4 लेयर वाले महंगे केक भी कभी पसंद नहीं आते थे, लेकिन अब इतने लंबे समय से बिना केक के रहने के बाद मुझे उसे देखकर लिटरली लार आ रही थी। मैं बहुत देर तक वहां खड़ा रहा। मेरा दिल दर्द से भर गया जब मैंने उस पर लगा 100 का प्राइस टैग देखा। क्लर्क बहुत ही इंपेशेंट होकर मेरे पास आई और पूछा, तुम्हें खरीदना है या नहीं? अगर नहीं तो यहां से बाहर निकलो। फिर उसने मेरी बाहों में एवर को देखा और बहुत ही रूड तरीके से कहा कि स्टोर में पेट्स अलाउड नहीं है, लेकिन मैंने लिटरली अभी एक आदमी को अपने पूडल के साथ अंदर आते देखा था। शायद उसने मुझे इसलिए बाहर निकाला क्योंकि एवर गंदा दिख रहा था और मेरे पास उसे नहलाने के लिए पेट सैलून ले जाने के पैसे नहीं थे। मैंने बार-बार माफी मांगी और एंड में मैंने सिर्फ वो 20 रुपए वाला सबसे सस्ता चॉकलेट केक कप खरीदा जो उनके पास था। मुझे पार्क में एक बेंच मिल गई और मैं एवर को अपनी बाहों में लेकर वहां बैठ गया। मेरे पास कोई कैंडल्स नहीं थी तो मैंने बस कैंडल बुझाने का वो पूरा एक्ट साइलेंटली अपने दिमाग में इमेजिन कर लिया। फिर मैंने अपनी आंखें बंद की और एक विश मांगी। मैंने विश की कि एवर हमेशा सेफ रहे। मैंने विश की कि मेरी बहन बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचे, उसकी उम्र लंबी हो और वो एक बहुत हैप्पी लाइफ जिए। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने उस केक का थोड़ा सा हिस्सा एवर को खिलाया। उसने उसे बहुत खुशी से खाया जैसे वो मेरे साथ मेरा अडल्ट होना सेलिब्रेट कर रहा हो। मुझे भी उस केक की बहुत क्रेविंग हो रही थी, लेकिन सिर्फ कुछ बाइट्स खाने के बाद ही मैं साइड में झुका और मैंने सब कुछ उल्टी कर दिया। एंड में मैंने एवर को पेट शॉप ले जाकर 200 रुपए खर्च किए और उसे अच्छे से क्लीन करवाया। उन्होंने कहा कि उसने आज तक एवर जैसा इतना वेल बिहेव छोटा डॉग नहीं देखा है। मैंने एकदम साफ और फ्लफी एवर को वापस अपनी बाहों में लिया। वो इतना अच्छी महक दे रहा था कि मैं खुद को एक गहरी सांस लेने से रोक नहीं पाया। एवर वो गिफ्ट है जो हेवन ने मुझे दिया है और अब मैं वो गिफ्ट अपनी बहन को देना चाहता हूं। मैं होप करता हूं कि वो मेरे लिए एवर का अच्छे से ख्याल रख सकेगी और मैं होप करता हूं कि एवर मेरी जगह पर उसके साथ हमेशा रहेगा। और जहां तक उस कार्ड में बचे हुए 20,000 की बात है, मैं उससे भी चुपचाप अपनी बहन के दरवाजे के नीचे से स्लिप कर दूंगा। अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं होता है तो शायद ये डायरी अब दोबारा अपडेट नहीं होगी क्योंकि कल मैं मॉम और डैड से मिलने के लिए दूसरी दुनिया में जा रहा हूं। मिस्टर डायरी, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। एवर, मैं ऊपर से तुम पर नजर रखूंगा और मेरी बहन, मैं तुम्हें हमेशा और हमेशा के लिए प्रोटेक्ट करूंगा। ये डायरी यहीं पर खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन रिपोर्टर कार्टर ने इंस्टिंक्टिवली अगला पेज पलटा और उस पर लिखे हुए कुछ और शब्द दिखे। आई एम सॉरी एवर, मैं तुम्हारा
ख्याल नहीं रख पाया। क्या मेरी बहन को लगा कि तुम ऑलरेडी किसी और के हो, या फिर क्या वो सच में तुम्हें नहीं चाहती थी? मैं कुछ ही दूरी पर छुपा हुआ था। मैंने प्लान किया था कि जब मेरी बहन एवर को अपने साथ ले लेगी तब मैं वहां से जाऊंगा, लेकिन एवर ने अपना लीड चुरा लिया और वो सीधा मेरी तरफ भागता हुआ आया। अगर मैंने खुद उसे अपने हाथों से अपनी बहन को दिया होता तो क्या वो ठीक होता? मैं लगातार रोता रहा और एवर से बार-बार मिन्नतें करता रहा, मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन उसने बहुत मुश्किल से अपना सिर उठाया, एक बहुत ही हल्की सी डर भरी आवाज निकाली, मेरे चेहरे को चाटा और फिर हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने एवर को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया और बहुत ही सॉफ्ट आवाज में उसके लिए गाना गाया, लिटिल पपी ओपन अप द डोर। लेकिन इससे पहले कि मुझे कुछ समझ आता, मैं इतनी जोर से रो रहा था कि मेरा पूरा चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। मैंने एवर को मॉम और डैड की ग्रेव्स के ठीक बगल में एक छोटी सी ढलान पर दफना दिया है। आज रात चांद पूरा तो नहीं है, लेकिन ये बहुत ब्राइट है। ऐसा लगता है कि मैं 15 तारीख तक नहीं बच पाऊंगा। एवर थोड़ा धीरे दौड़ना, मैं भी अब तुम्हें ढूंढने आ रहा हूं। मॉम, डैड, सिस, गुड बाय। जब तक रिपोर्टर कार्टर ने डायरी पढ़ना खत्म किया, उनकी आंखें ऑलरेडी आंसुओं से ओवरफ्लो कर रही थीं। लाइव स्ट्रीम के कमेंट्स उसी पल बुरी तरह से एक्सप्लोड हो गए। लोग लिख रहे थे, तुम्हारा मतलब क्या है? एवर मर गया, नेट भी मर गया, ये बहुत ब्रूटल है। उस लड़के का मरना एक बात है, लेकिन उस डॉग को क्यों मार दिया? उस छोटे से पपी की क्या गलती थी? एवर बहुत ब्यूटीफुल है, मुझे इस डॉग वाली स्टोरी लाइन से स्टैब मत करो। क्या नेट सच में मर चुका है या नहीं? क्या ये सब सिर्फ शो के लिए है? प्लीज कोई मुझे सच बताओ। एक बहुत ही लो आवाज में रिपोर्टर कार्टर ने जवाब दिया, उस वक्त के ऑफिशियल पुलिस रिकॉर्ड्स और हमारी खुद की इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग नेट की सच में 5 साल पहले डेथ हो चुकी है। ये कोई स्टंट नहीं है और ये फेक डेथ नहीं है। प्लीज मरे हुए इंसान के लिए थोड़ी रिस्पेक्ट शो करें। जहां तक इस डायरी की बात है, हम इसे प्रॉपर्ली प्रिजर्व करेंगे। हम अब और किसी भी सवाल का जवाब नहीं देंगे। थैंक यू। ये कहकर रिपोर्टर कार्टर ने उसी स्पॉट पे वो लाइव स्ट्रीम एंड कर दी। असिस्टेंट आईवी ये सुनकर प्रेसिडेंट वेंस से माफी मांगती है। आई एम सॉरी, इस पूरे टाइम के दौरान मैंने आपकी पीठ पीछे उस डायरी के बारे में इन्वेस्टिगेट किया और मैंने आपके भाई के वेयरअबाउट्स के बारे में भी पता लगाया। वो सच में मर चुके हैं। पुलिस ने 5 साल पहले उनका डेथ सर्टिफिकेट रजिस्टर किया था। ये रियल है, इसे फेक नहीं किया जा सकता। उनकी डेथ पॉइजनिंग की वजह से हुई थी और वो डायरी भी रियल है। इतना कहने के बाद असिस्टेंट आईवी की हिम्मत नहीं हुई कि वो प्रेसिडेंट वेंस के चेहरे का रिएक्शन देख सके। उसने बस अपना सिर नीचे झुकाया और वो रिलेटेड रिपोर्ट्स ओपन कर दी। प्लीज इसे देख लीजिए, ये वो सब है जो नेट के साथ हुआ था। उनकी डायरी आज पूरे इंटरनेट पर पब्लिक हो चुकी है। जब आईवी दरवाजे तक पहुंची तो वो खुद को एक आखिरी सेंटेंस बोलने से रोक नहीं पाई। आपके भाई, उन्होंने सच में बहुत मुश्किल वक्त का सामना किया था। प्रेसिडेंट वेंस के ऑफिस से बाहर निकलने के बाद आईवी ने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। उस सॉफ्ट क्लिक की आवाज के साथ ही ऐसा लगा जैसे बाहर की पूरी दुनिया वहां से सील हो गई हो। ऑफिस के अंदर अब सिर्फ वेनेसा अकेली थी और उसके हाथों में वो इन्वेस्टिगेशन फाइल थी जो इतनी भारी थी कि उसे पूरी तरह से कुचल सकती थी। वहां की हवा जैसे सॉलिड होकर फ्रीज हो गई थी। वेनेसा की सांसें टूटने लगी और उसका विजन एक ही पल में ब्लर हो गया। उसने अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया, लेकिन फिर भी वो अपने सीने की गहराइयों से उठने वाली उस दर्दनाक सिसकी को रोक नहीं पाई। वो आंसू जो उसे लगा था कि बहुत पहले ही सूख चुके हैं, उन्होंने आखिरकार अपने दम को तोड़ दिया और पिघले हुए पानी की तरह उसके चेहरे से बहने लगे। वो खुद को रोक नहीं पाई और जोर जोर से रोने लगी।